किसी के भी लाइफ में ऐसा होगा तो बुरा तो लगता है, हर किसी को बुरा लगता है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से लिंचिंग की गई वो सबसे ज़्यादा दुखद था ना। वो हमको तो सबसे पहले लगता है कि मीडिया को उन चीज़ों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो उन्होंने किया और जो पॉलिटिकल पार्टी ने इसका इस्तेमाल किया। नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे ग्राउंड रिपोर्ट पटना। और जिस तरह से बिहार में चुनाव में कुछ उम्मीदवारों के चेहरों पर मीडिया का भी फोकस है, जनता का भी फोकस है, ऐसे ही एक उम्मीदवार के साथ इस समय मैं बैठी हूँ, दिव्या गौतम, जो पटना दीघा से भाकपा माले महागठबंधन की उम्मीदवार हैं। और जब से यह उम्मीदवार बनी हैं तब से लेकर अभी तक, यानी चुनावी प्रचार के अंतिम चरण तक, लगातार अपने प्रचार के लिए, अपने भाषणों के लिए, अपने तेज तर्रार अंदाज में एजेंडे को आगे लाने के लिए चर्चा में रही हैं। दिव्या हमारे साथ जुड़ रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है दिव्या। शुक्रिया। दिव्या, सबसे पहला सवाल, कभी सोचा था आपने कि आप इस तरह से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी? आपने पटना से चुनाव स्टूडेंट यूनियन का तो लड़ा, उसकी भी चर्चा मैंने दिल्ली में बैठ के बड़ी सुनी थी। विधानसभा चुनाव कभी आपके दिमाग में था कि कभी इस तरह का मौका मिलेगा आपको? देखिए, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ और जो मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से जो लोग आते हैं, उनको जो चुनाव में जो खर्चे दिखते हैं, जब आप बाहर से देखते हैं तो आपको लगता है ये आपके लिए नहीं है। जब पता चलता है कि करोड़ों में टिकट लेते हैं लोग और उसके बाद पैसे बांटे जाते हैं, तो छात्र संघ के चुनाव के बाद मुझे ऐसा लगा कि कभी ऐसी जिम्मेदारी अगर पार्टी देती है तो शायद लड़ेंगे, लेकिन जो चुनाव के खर्चे मैं देखती थी तो मुझे लगता था। चुनाव से डर नहीं लगता था आपको? चुनाव से मुझे कभी डर नहीं लगता, और मुझे हमेशा लगा कि जो इन माई लाइफ टाइम कभी तो चुनाव लड़ना है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। ये कैसे आपके आया? आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो है नहीं? नहीं, मेरा नहीं है, लेकिन मेरे जब हम शुरुआत ही मेरी हुई, मतलब एकेडमिकली मैं जो कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स है उसको समझने के लिए मैक्सिम गोर्की और भगत सिंह, बी.आर. अम्बेडकर, इन लोगों को मैं पढ़ी, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, इन सब से मैं पढ़ के मैं जब कॉलेज आई तो मुझे सबसे करीब जो लगा, जो मेरे आइडियोलॉजी के करीब, तो वो आइसा लगा, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन। तो मैं कॉलेज में ही आइसा से जुड़ गई, और जब भी मेरे मन में ये चीज़ हमेशा रही है कि जब भी कोई किसी चीज़ को लेकर के इनजस्टिस, मेरे अपने पर्सनल लाइफ में भी या किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी इंसान के ऊपर किसी तरह का इनजस्टिस मुझे दिखता है, तो मुझे लगता है उस पर बोलना ज़रूरी है। जो कि हम जिस तरह के समाज से आते हैं कि अच्छा दूसरे से क्या ही फ़र्क पड़ता है, वैसा मेरा कभी रहा नहीं। तो इसी वजह से कॉलेज टाइम से ही मैं आइसा करती थी, और कई सारे जो कॉलेज के यूनिवर्सिटी के कभी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी छुपाई नहीं? आप जिस प्रोफेशन में भी गई, कभी ऐसा नहीं रहा कि मोड़ के रखी हूँ? नहीं, कभी नहीं। और सारी चीज़ें मेरे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लोग मुझे, अभी भी मैं कहीं जाती हूँ तो अच्छा 2012 के चुनाव याद करते हैं लोग, तो मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और घर में किसी ने रोका नहीं? घर में रोके नहीं, लेकिन 2012 में मैं जब चुनाव लड़ रही थी तो मेरे पिताजी बहुत टेंशन में थे कि ये पटना विश्वविद्यालय वो जो है गुंडागर्दी, बाहुबलियों की नगरी है, वहाँ तुम चुनाव लड़ोगी, क्या होगा तुम्हारा, ये सब, इसको लेकर के थोड़ा तो परेशान थे। लेकिन फिर मैं अपनी बात पे रही। तो ये बताइए कि ये जो पूरा चुनावी दौर रहा अभी प्रचार का, ये क्या जैसा आपने सोचा था वैसा है, या ज़्यादा मुश्किल है, या क्या आपका अनुभव रहा अभी जो विधानसभा के लिए आपने चुनाव प्रचार किया? देखिए, एक ही पटना में जो मेरा तो एक्सपीरियंस रहा था स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन का, लेकिन वहाँ पे एक पढ़ने लिखने वाले जो तबके हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में जाना और उनके बीच में बातें करना, वो एक तरह से आसान होता है। लेकिन फिर जब आप अलग अलग तबके के लोगों के बीच में जाते हैं तो आपको उनको समझना होगा, उनकी अंडरस्टैंडिंग को भी मुझे लगता है कि कई बार हम बोलते तो हैं, सुनते कम हैं। सुनना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये मुझे लगा कि लोगों के बीच में क्या चीज़ें हैं, क्या परेशानियां हैं। तो
तो कटिंग अक्रॉस क्लास लाइन, कटिंग अक्रॉस कास्ट लाइन, हम अलग अलग तबके के लोगों से मिले और सबके साथ जो कॉमन परेशानियां थी वो वही चीज़ें थी जो कॉमन मिनिमम जो होने चाहिए। सड़कें नालियाँ खुली हैं, उससे सब कोई परेशान है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं बहुत करीब से देखी, तो मुझे एज अ पर्सन भी बहुत मैं एनरिच हुई। सीखा क्या आपने इस चुनाव प्रचार के दौरान, जो इससे अगर आप चुनाव ना लड़ती तो आप वंचित रह जाती? अगर मैं ऐसी चीज़ पूछूं कि व्हाट वाज द लर्निंग लेसन फ्रॉम दिस इलेक्शन कैंपेन? लर्निंग लेसन यही है कि सबसे पहले तो किस तरह से रिजेक्शन होता है, जो कितना मुश्किल है एक साधारण लोगों को चुनाव लड़ना। एक तो फंड की मुश्किलें और ये सारी चीज़ें तो है ही, साथ में मुझे लगा कि जो लोग हमें नहीं जानते हैं, जो लोग बस ये सोच करके कि मुझे करने वाली हैं, हम उसके कोई रिलेशन में भी नहीं लगते, फिर भी मेरे ऊपर इतना भरोसा, इतना प्यार। तो ये चीज़ें मुझे मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी कि इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी से रिलेशन कुछ हो, वो आपके ऊपर कितना भरोसा करते हैं और वो भरोसा तोड़ने का लोग काम करते हैं। तो ये मैं सोचती थी, मेरे दिमाग में यही बात आई कि इतने लोगों के मन में एक एक्सपेक्टेशन है, उसको मैं हमेशा ज़िंदा रखूं अपने अंदर। जीतने के बाद हम संकल्प से बधाई यात्रा निकलेंगे, धन्यवाद यात्रा रहेगा मेरा पूरे थैंक यू, विधानसभा में थैंक निकलेंगे। यू। आप कब से इनको देख रही हैं? हम इनको इमरान प्रतापगढ़ी जी का जब ये था रोड शो था, तो ये हमारे पास आए। इन्होंने कहा कि एक संकल्प लिया है इन्होंने कि 245 विधानसभा का कि ये चुनाव, मुझे लगा कि ये निकल गए होंगे, लेकिन आज भी मैं देख रही थी कि पूरा जो गाड़ियों का काफिला जा रहा था, उनके बीच इनका साइकिल का स्पीड और गाड़ियों का स्पीड एक सा था। तो ऐसे जो लोग हैं, जो जुनूनी लोग हैं, पैशनेट लोग हैं, वो बहुत कम मिलते हैं और इसीलिए लोगों को लगता है कि ऐसे भी लोग होते हैं क्या, कि जो समाज के लिए, पॉलिटिक्स से जिसको दूर रखा जाता है। ये भी तो यंग हैं। दिव्या, एक सवाल जो आपके इर्द गिर्द पहले दिन से चल रहा है कि आपका सुशांत सिंह बॉलीवुड एक्टर, उनसे रिश्ता, इसे आप कैसे देखती हैं? आपकी जो ये पहचान इस तरह से सामने आई, कई पहचानें हैं, लेकिन मीडिया में जो सबसे पॉपुलर पहचान है वो ये है। क्योंकि मीडिया ने उनके पूरे ट्रायल किए थे ना, उनको इसमें तो बहुत जिस तरह से उस इंसिडेंट के बाद जिस तरह से मीडिया ने उनके लाइफ को, उनके हर चीज़ को तार तार किया था, तो ऑब्वियसली उनको लगता है कि इसमें अभी भी कुछ चीज़ें तो हैं बची हुई। और लोगों की, एक तो मीडिया का तो ये है कि उनको एक बज़ मिलता है इससे, दूसरी चीज़ ये भी है कि लोग अभी भी उनको बहुत प्यार करते हैं, याद करते हैं। तो जो लोग भी उनसे रिलेटेड होते हैं, तो उसको जानना, उसके बारे में जानने के लिए वो क्यूरोसिटी उनके मन में होती है लोगों की। तो ये बात है, लेकिन जो मीडिया ने जो किया उसको अभी तक हम भुला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 2020 में हम उसी घर में थे जब ये न्यूज़ आता है। मेरे फूफा जी वहाँ मतलब उनके वो सर पकड़ के बैठे हैं और मीडिया इसी तरह से माइक उनके मुंह में डाल रही है, क्या लगता है क्या हुआ। और मतलब उस समय मैं जर्नलिज़्म की ही पढ़ाई की थी और उस वक्त जिस तरह से हो रहा था ना, तो मुझे बहुत अभी तक वो ट्रॉमा है। अगर आप हमसे पूछें तो वो 2020 के समय में मैं चुपचाप वहाँ बैठ के रो रही हूँ। आपको कैसा लग रहा है? मुझे मेरे चेहरे को जूम करके दिखा रहे हैं, या कोई भी आदमी उससे जो रिलेटेड था, उनकी जो लिंचिंग की है, तो हमको तो सबसे पहले लगता है कि मीडिया को उन चीज़ों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो उन्होंने किया और जो पॉलिटिकल पार्टी ने इसका इस्तेमाल किया। हम अभी तक कभी भी कोई क्वेश्चन, क्योंकि अब मुझे पता था कि जैसे ही मेरा नॉमिनेशन होगा ये बात तो आएगी, और मैं कह भी नहीं सकती हूँ कि मैं उनकी कज़न नहीं हूँ, मैं हूँ उनकी कज़न। और ये इस बात से मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं रहती थी शुरुआत में, मुझे बहुत दिक्कत होती थी। वो ट्रॉमा अभी तक गया नहीं है जो चीज़ें हुई थी उस टाइम में। तो कैसे कनेक्ट था आपका सुशांत से, और क्या आपने उस समय मीडिया का प्रतिवाद किया था? ये जो पूरी मीडिया ने ट्रायल किया था,
आपको मौका मिल पाया था? मेरा प्रतिभा दिवस इतना ही था कि जब भी ये लोग इन चीज़ों पे मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करते थे, मैंने कभी इसमें शामिल नहीं हुई। मैं उतना ही कर सकती थी कि मुझे इन चीज़ों में शामिल नहीं होना है। और क्योंकि एक बार चीज़ें कंट्रोल से बाहर चली जाती हैं, तो किसी भी एक इंडिविजुअल के हाथ में नहीं होता कि आप उसको कंट्रोल कर लें। वो पूरा जो नैरेटिव सेट किया गया, पूरा जो ये किया गया, वो बहुत डरावना था। और बहुत मैं खुद को उससे बस अलग रख सकती थी, जो कि मैंने किया अभी तक अपने आप को। और जो मेरा पर्सनल मतलब एक लॉस है, वो तो अभी भी फील होता है। अभी भी जख्म आ रहे हैं? किसी के भी लाइफ में ऐसा होगा तो बुरा तो लगता है, हर किसी को बुरा लगता है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से लिंचिंग की गई, वो सबसे ज़्यादा दुखद था ना। वो किसी के कोई भी लॉस, मैं अपनी माँ भी मेरी नहीं है, 2017 में वो इस दुनिया से चली गई। उसके बाद ठीक है, हम ठीक हो रहे थे, 2020 में ये इंसिडेंट होता है तो भी। लेकिन जहाँ भी जा रहे हैं, जब भी जाते थे, जहाँ भी जाते थे, यही चीज़ें आती रहती थी। और जब भी ओपन करो टीवी, कोई भी फ़ोन ओपन करो, हर जगह लोग इन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। इसी चीज़ के, उनके पर्सनल लाइफ को पूरी तरह से मतलब होता है ना कि एक राइट टू प्राइवेसी आपके पास भी है, हमारे पास भी है। और जो इस दुनिया में नहीं है, उसके पास तो और होनी चाहिए ना, कि उनकी लाइफ जो वो जी के गए, जो उनकी प्राइवेसी थी, उनका भी कोई रिस्पेक्ट नहीं करना, तो ये और गलत है। अगर मेरी प्राइवेसी का कोई हनन करा, या आपने कुछ कोई किसी ने कुछ ऐसा किया, तो मैं उसका प्रतिवाद कर सकती हूँ, बोल जी। सकती हूँ। लेकिन जो आदमी इस दुनिया में नहीं है, और तो उनके प्राइवेसी को लेकर के जो उनको तार किया गया, वो बहुत मुझे दुख है उस बात का। इसलिए मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। लोग पूछते हैं तो ऑब्वियसली वो मेरे भाई थे, मेरे प्रेरणा, एक इंस्पिरेशन तो है, बीइंग अ थिएटर आर्टिस्ट। वो मेरे प्रेरणा तो है, जो एक ऐसी नॉर्मल जो मेरी लाइफ है, उसी तरह से उनकी भी ज़िंदगी थी नॉर्मल। और उसमें इतने बड़े सपने देखना, ये तो बहुत हिम्मत, ये तो बहुत हिम्मत का काम है। और हम उनको उसी तरह से याद कर सकते कि कोई भी सपने जो हैं वो पूरे किए जा सकते हैं। जैसे अभी बहुत लोग बोल रहे थे कि इनके पास तो रिसोर्सेज ही नहीं हैं, ये क्या चुनाव लड़ेंगी। तो उनके पास कौन सा रिसोर्स था जो वहाँ तक पहुँच गए, जहाँ पे लोग सोच भी नहीं सकते। नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के लोग तो सोच नहीं सकते वहाँ जाने के लिए। बस उनके पास एक हिम्मत थी, एक पैशन थी, एक हार्ड वर्किंग थे। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हो सकता है ऐसा। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये कनेक्ट है कि इंस्पिरेशन की हो सकता है ऐसा हम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बेबाक भाषा से बात करने के लिए दिव्या। और हम पूरी उम्मीद करेंगे कि आप इस हौसले के साथ बिहार विधानसभा तक का सफर अपना और सपना पूरा जरूर करें। थैंक यू सो मच। तो दिव्या गौतम यानी भाकपा माले की इकलौती महिला उम्मीदवार बिहार विधानसभा में अगर पहुंचती हैं तो निश्चित तौर पर एक ताजगी भरा चेहरा, ताजगी भरा विचार और संघर्ष की पुरानी थाती को लेकर पहुंचेंगी। किस तरह से संघर्ष किया जा सकता है और किस तरह से संघर्ष में जो चुने चुनाए सोचे समझे पैरामीटर्स हैं उनको तोड़ा जा सकता है, इसकी मिसाल दिव्या गौतम ने दी है। बड़े पैमाने पर जिस तरह से कवरेज हुई है उनके इस इलेक्शन कैंपेन की, वह बता रहा है कि सारा मध्यम वर्ग एक ही तरफ झुका हुआ नहीं है, अभी भी 3 तारा पर लोगों को आस है। शुक्रिया।